दोस्तों, मेरे YouTube चैनल सुनो गवर्नमेंट में आपका स्वागत है। मैं हूं अनीता चौहान, पत्नी श्री प्रेमपाल सिंह चौहान, डिप्टी मैनेजर, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, नंगल। एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 1995 पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए EPS 1995 की पेंशन से संबंधित प्रश्नों के उत्तर के लिए मैं मिलवाती हूं आपको मेरे हस्बैंड श्री प्रेमपाल सिंह चौहान से। दोस्तों, आपका स्वागत है आज के वीडियो में। आज जो मैं वीडियो लेके आया हूं आपके लिए, देखिए मैं नई जानकारी लेके आता हूं आपको, और मैंने पहले भी कहा है कि मेरा दावा है कि ऐसी जानकारियां जो हमारी छोटी छोटी जानकारियां हमारी पेंशन से रिलेटेड हैं और वो आपको कहीं भी नहीं मिलेंगी हैं, लेकिन बहुत ढूंढना पड़ता है, लोग जनरली ढूंढते नहीं हैं। मेरा मतलब है किसी और चैनल पे नहीं मिलेंगी। और दूसरी बात, मैंने पहले ये भी बताया है आपको कि मैं नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड में डिप्टी मैनेजर हूं, और चूंकि मैं पेंशन से जुड़ा रहा हूं और यूं कह सकते हैं कि मैं भी इस देश के करोड़ों लोगों की तरह एक पेंशन का मरीज हूं, तो इसलिए मेरा इंटरेस्ट है। और मैं इंटरेस्ट में जो भी लोग मुझसे पूछते हैं, खासकर आज की डेट में वीडियो पर पूछ रहे हैं, उनमें मैं कोशिश करता हूं कि उनके जवाब उनको जरूर मिलना चाहिए। जब जवाब मिल जाते हैं तो हम थोड़ा सा फ्री हो जाते हैं। दूसरा, एक मुझे निवेदन भी करना है आपसे सभी सब्सक्राइबर्स से कि देखिए, मेरे वीडियो को 1 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा है, लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है। सब्सक्राइब केवल 2.5% लोगों ने किया है। यदि आप सब लोग इसको सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपका एक बहुत बड़ा फायदा यह होने वाला है कि मैं फॉरएवर तब तक जिंदा हूं, मैं कह सकता हूं इस बात को कि तब तक जिंदा हूं, और हाथ पैर ठीक से काम कर रहे हैं, सोचने की शक्ति ठीक से काम कर रही है। मैं ऐसी ही प्रॉब्लम्स उम्र गवर्नमेंट के सामने रखता रहूंगा, उठाता रहूंगा, लोगों को जागरूक करता रहूंगा। मेरे चैनल का नाम भी सुनो गवर्नमेंट है। सुनो गवर्नमेंट मतलब हम छोटी छोटी समस्याओं को पहुंचाते रहेंगे। और ऐसा नहीं है, ये जो हमारे वीडियो होते हैं YouTube पे, ये पब्लिक के लिए, पब्लिक डोमेन में होते हैं, इसलिए ऐसा नहीं है कि ये केवल सब्सक्राइबर्स के पास या जो EPF के मेंबर हैं उनके पास पहुंचते हैं या जो पेंशनर्स हैं उनके पास पहुंचते हैं। नहीं, ये गवर्नमेंट अथॉरिटीज को भी कुछ लोगों द्वारा रेफर किए जाते हैं कि देखिए फला व्यक्ति ने ये कहा है, फला व्यक्ति ने ये कहा है। आपको मालूम ही है कि हर गवर्नमेंट का, हर मैनेजमेंट का एक पूरा डिपार्टमेंट है, इसी काम में लगा रहता है कि किसी ने हमारी बुराई तो नहीं की है, किसी ने हम पे कोई उंगली तो नहीं उठाई है। तो इसलिए ये सब आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन का बटन दबा लीजिए। आपको जितने भी प्रॉब्लम्स हैं हमें पेंशनर्स की, हम उन्हें उठाते रहेंगे। पेंशनर्स ही नहीं, और भी प्रॉब्लम्स निकट भविष्य में हम लेके आएंगे जो लाइफ से रिलेटेड हैं और जो ह्यूमन राइट्स में आते हैं, जो हमारे राइट हैं, हमें उनको जरूर उठाना चाहिए। चलिए, अब इस निवेदन के साथ हम चलते हैं आज के वीडियो पे। आज का जो वीडियो है, मुझसे काफी लोगों ने पूछा है कि रिड्यूस्ड पेंशन क्या होती है। तो एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम हमारी 95 जो है, हालांकि उससे पहले भी थी, हम अभी की बात करेंगे। उसमें क्लॉज है सेक्शन 12(7). सेक्शन 12(7) में रिड्यूस्ड पेंशन का दिया गया है। इसमें क्या दिया गया है, मैं कुछ स्पष्ट करना चाहूंगा कि if a member, if he so desires, that he may be allowed to draw an early pension from the date earlier than 58 years of age, but not earlier than 50 years of age. In such cases, the amount of the pension shall be reduced at the rate of 4%, at the rate of 4% for every year. The age falls short of 58 years. देखिए, इसमें एक बात तो यह है कि 50 साल से पहले आप पेंशन नहीं ले सकते, लेकिन ये भी एक अच्छी बात है कि हम 58 से लेकर 50 साल के बीच में पेंशन ले सकते हैं, और हमारी पेंशन को 4% एवरी ईयर रिड्यूस कर दिया जाएगा। इसमें बताने वाली बात सबसे बड़ी ये है कि एक तो रिड्यूस पेंशन में 4% पर ईयर रिड्यूस कर ही रहे हैं। दूसरा, ये जब हमारी पेंशन स्कीम 95 में आई थी तब ये 3% था।
लेकिन बाद में इसे अमेंड करके 2008 में अमेंड किया गया है, ये 2008 में अमेंड करके इसे 4% कर दिया गया। जहां भी 3% था वहां पे 4% कर दिया गया। इससे पहले ये 3% था, यानी 3% कटता था हमारा। दूसरा, कुछ लोगों ने, मैंने भी देखा है कि कुछ लोगों ने अपने वीडियोस में, अपने यूट्यूब पे या अपने सेमिनार्स में ये बताया है कि ये उन्होंने गलत जानकारी दी है कि जो 4% कटेगा वो कुछ ऐसे कटेगा कि 100 में से 4 माइनस कर दीजिए, 96 आ गए, फिर 96 का 4% निकालिए और फिर उसे वो 92 पॉइंट समथिंग आता, फिर उसका 4% निकालिए। तो ये इस तरह नहीं कैलकुलेट होगा। उन्होंने स्पष्ट लिखा है, ये गलत जानकारी है। उन्होंने स्पष्ट लिखा है, देखिए, इन सच केसेस द अमाउंट ऑफ द पेंशन शैल बी रिड्यूस्ड एट द रेट ऑफ 4% फॉर एवरी ईयर। फॉर एवरी ईयर द एज फॉल शॉर्ट, यानी हर साल के लिए अलग अलग 4% कटता चला जाएगा। एंड इन्होंने स्पष्ट किया भी है, इन्होंने सर्कुलर में ही स्पष्ट किया है, रिड्यूस्ड पेंशन इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस। यानी एक बार 4% आपका, आप 57 में ले रहे हैं तो 4% गया आपका, आप 56 में ले रहे हैं तो 8% गया आपका, आप 4% आपका रिड्यूस होता चला जाएगा। तो इस तरह पेंशन आपकी कैलकुलेट होगी, और वो कैलकुलेशन जो होगी वो कैलकुलेशन उसी प्रकार से होगी। मान लीजिए आप 50 साल की एज में ले रहे हैं तो 50 साल की एज में पेंशन तो कैलकुलेट की जाएगी, और उसी प्रकार से की जाएगी जिस प्रकार से 58 में की जाती है। अब 50 से 58 के बीच में आपने कोई कंट्रीब्यूशन तो दिया नहीं है, या आपने 58 भी पूरी नहीं की है, तो इसलिए उसी फॉर्मूले से, सेम फॉर्मूले से 50 की एज में कैलकुलेट की जाएगी। लेकिन जो कैलकुलेट होकर पेंशन आएगी उसको 8 चौक 32% माइनस कर दिया जाएगा। 32% माइनस करके जो कैलकुलेटेड पेंशन होगी उसको 32% माइनस करके वो पेंशन आपकी बनेगी, और वो फिर फॉरएवर चलती रहेगी। फॉरएवर मतलब जिस प्रकार से पेंशन का सिस्टम है उस प्रकार से चलती रहेगी। तो ये है रिड्यूस पेंशन के बारे में, इसलिए हमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। दूसरा क्वेश्चन सबसे बड़ा पूछा है कि ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, कह सकते हैं $1 मिलियन क्वेश्चन है, कि बहुत लोगों ने ये पूछा है कि इसकी क्या गारंटी है कि हमारी जो पेंशन का अमाउंट इकट्ठा होगा उस पर ईपीएफओ पेंशन पे इंटरेस्ट देगा। ये बहुत लोगों ने पूछा है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि इंटरेस्ट ईपीएफओ दे। देखिए, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि हमारी पेंशन स्कीम में ही क्लॉज 17A पेमेंट ऑफ पेंशन इंसर्ट किया गया था, और ये इंसर्ट कब किया गया है इसको भी हम देख लें। ये GSR 376 है, 27 अक्टूबर 97, और बाद में फिर इसे 8 नवंबर 97 को ही इसे जारी किया गया था, और 27 अक्टूबर 97 से ये लागू था। यानी गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं ये समझती थी कि ईपीएफओ में धांधली होती है, और ईपीएफओ में मैंने खुद देखा है कि ईपीएफओ में जरा सा काम कराना चाहिए तो आपको उसके पैसे लगते थे। इसलिए शायद गवर्नमेंट ने ये कंपलसरी कर दिया था। अब हम इसको देख लेते हैं, इसको पढ़ते हैं थोड़ा सा। द क्लेम्स कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट सबमिटेड अलोंग विद द रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स शैल बी सेटल्ड एंड बेनिफिट अमाउंट पेड टू द बेनिफिशियरी विद इन द 20 days, विद इन ये 20 days फ्रॉम द डेट ऑफ रेसिप्ट ऑफ द बाय द कमिश्नर। मीन्स बाय द कमिश्नर, रेस्पेक्ट कमिश्नर को थोड़ी मिलता है, लेकिन कमिश्नर के ऑफिस को जिस दिन प्राप्त होगा उसके 20 दिन के अंदर आपके जितने भी पेंशन के कागज हैं उनको कंप्लीट करना होगा। एंड इफ, आगे क्या कहते हैं ये, इफ देयर इज एनी डेफिशिएंसी इन द क्लेम द सेम शैल बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग एंड कम्युनिकेटेड टू द एप्लीकेंट विद इन 20 days फ्रॉम द डेट ऑफ रेसिप्ट ऑफ सच एप्लीकेशन। यदि आपके कागजों में कोई भी कमी है तो उसको विद इन 20 days आपको इन्फॉर्म किया जाएगा राइटिंग में, और ये राइटिंग में वहां भी रिकॉर्ड रखा जाएगा ईपीएफओ में भी। आगे देखते हैं, इन केस ऑफ द कमिश्नर फेल्स विदाउट सफिशिएंट कॉज ऑफ सेटल ए क्लेम कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट विद इन 20 days। यानी यदि कमिश्नर से मतलब कमिश्नर का पूरा ऑफिस 20 days में आपको पेंशन नहीं देता है विदाउट सफिशिएंट रीजन, किसी भी कारण के बिना,
आपका कोई सफिशिएंट कारण के बिना यदि नहीं देता है तो क्या होगा। तो लिखता है द कमिश्नर शैल बी लायबल फॉर द डिले बियॉन्ड द सेड पीरियड एंड द पेनल इंटरेस्ट ऑफ द 12% per annum may be charged on the benefit amount and same may be deducted from the salary of the commissioner। यानी 12% उस पर पेनल्टी लगाई जाएगी कमिश्नर पे और कमिश्नर की सैलरी से वो डिडक्ट किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट ने पेंशन टाइम से डिस्पर्स करने के लिए, गवर्नमेंट जानती थी 95 में भी इस बात को, और खुद हम लोगों ने देखा भी है कि पेंशनर्स के लिए कितनी प्रॉब्लम आती थी पेंशन लेने में। कुछ लोगों की कई साल निकल जाते थे, पेंशन नहीं लगती थी। उसी को रेक्टिफाई करने के लिए गवर्नमेंट ने ऐसे रूल बनाए। अब इसके खिलाफ हम कंप्लेंट कर सकते हैं जब रूल होते हैं तो, और जब रूल ही नहीं है तो कंप्लेंट आप किसके खिलाफ करोगे। तो इस केस में देखिए, वो यदि 20 दिन से ज्यादा कमिश्नर डिले करता है तो उसको 12% इंटरेस्ट देना पड़ता है, और वो भी अपनी जेब से देना पड़ता है। ठीक है जी। दूसरा, इंटरेस्ट का एक केस और देखिए कि ये आरबीआई की गाइडलाइन है कि जब बैंक में पेंशन पहुंच जाती है तो बैंक को, ये पढ़ ही देते हैं हम, पेंशन बैंक शुड कंपनसेट द pensioner for delay getting pension or arrears thereof at a fixed interest rate of 8% per annum for the delay after the due date of payment. This compensation should be credited to the pensioner's account automatically without any claim from the pensioner on the same day when the bank affords credit for the revised pension and pension arrears in respect of the all delayed pension payment made since October 2008। अक्टूबर 2008 में आरबीआई ने बैंकों को गाइडलाइन जारी की थी कि ईपीएफओ ने जो डेट फिक्स की हुई है और जिस डेट को आपका अमाउंट क्रेडिट हो गया, उसी डेट को आपको अकाउंट में, पेंशनर्स के अकाउंट में क्रेडिट कर देना है। यदि आप नहीं करते हैं तो 8% इंटरेस्ट आपको पेंशनर को देना पड़ेगा। यानी यदि बैंक भी हमारी पेंशन को डिले करते हैं तो बैंकों को भी 8% के हिसाब से हमें पेनल्टी देनी पड़ती है। तो बैंकों को देनी पड़ती है। ईपीएफओ ने खुद कहा है कि कमिश्नर को यदि 20 दिन से ज्यादा डिले होगा तो देना पड़ेगा। अब हम इसी चीज को आज के संदर्भ में बात करते हैं। आज के संदर्भ में देखिए, बहुत बड़ी बात है कि हमारा जितना भी अमाउंट ड्यू है, ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है कि 2014 से हमें 95 से, 2014 क्यों, 95 से हमें एनहेंस्ड अमाउंट पे, यानी एक्चुअल सैलरी पे अमाउंट पेंशन देना है, और वो देना है, कंट्रीब्यूशन देना है, और वो भी विद इंटरेस्ट देना है। जब हमें विद इंटरेस्ट 95 से देना है तो जो लोग 2014 से बाद के लिए लागू है, जिन लोगों को 2014 में रिटायर हुए हैं, 2014 में उनकी पेंशन लग चुकी थी, तो जब आपसे हमें 95 से लेके आप हमसे ब्याज ले रहे हो तो आपको भी इन्हीं रीजंस की वजह से, जो आज हमने एक्सप्लेन किए हैं, इन्हीं रीजंस की वजह से हमें ब्याज देना पड़ेगा, और ईपीएफओ देता है। जो आरसी गुप्ता केस में पहले पेंशन लग चुकी थी, भले ही वो बाद में विड्रॉ हो गई है, लेकिन वो किसी कंफ्यूजन की वजह से हुई है, वो लग जाएंगी, ऐसा हमें विश्वास करना चाहिए। उसमें विद इंटरेस्ट पेमेंट किया गया था। तो आज की डेट में ये मानने का कोई कारण नहीं है कि आपकी जो पेंशन बनेगी 2014 के बाद में, आपने जो अमाउंट जमा किया है उस पर आपको ब्याज मिलेगा ही मिलेगा, और ईपीएफओ को देना पड़ेगा। क्योंकि यदि वो अपने रुके हुए अमाउंट पे पेंशन ले रहे हैं तो आपका भी तो पेंशन का रुका हुआ अमाउंट है। देखिए, दोनों तरफ से बैलेंस करना पड़ेगा ना। अकाउंट ऑफ बैलेंस तो यही होगा कि आपने एक अकाउंट पे बैलेंस दिया है, इंटरेस्ट लिया है, तो दूसरे अकाउंट जो आपने 6 साल से 8 साल से रोका हुआ है, 10 साल से रोका हुआ है, उस पर भी तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो इसीलिए मेरी उम्मीद है, इसीलिए आप किसी कंफ्यूजन में मत रहिए और आप अपनी तैयारी करके रखिए। और फॉर्म भरे जा रहे हैं, आप उसे फॉर्म को भरिए। और फिर मेरा यही है कि आपसे यही कहना है कि आप इसे सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, और ऐसी छोटी छोटी जानकारियां जो हमें डेली परेशान करती हैं वो मैं आपके लिए लेके आता रहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं ताकि मैं इसमें सुधार कर सकूं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं।